हाँ जी। अच्छा, अब इसके ना स्पेशलाइज़ सेल्स होते हैं। बेसिकली आपके पास 4 टाइप के ना स्पेशलाइज़ सेल्स होते हैं। एक आपके पास होते हैं माइक्रोविलाए, फिर आपके पास आ जाते हैं सीलिया, देन यू हैव फ्लैजेला और लास्टली आपके पास आते हैं स्टीरियोसीलिया। ठीक है, ये वो सेल्स हैं जो आपके एपिकल एपिथेलियल सर्फेसेस पे होते हैं और ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल्स का क्या मतलब होता है कि इनके स्पेशल फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले हम करेंगे माइक्रोविलाए। अब जो आपके माइक्रोविलाए हैं ना, ये बेसिकली क्या है, ये स्मॉल स्लेंडर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है जो एपिकल सरफेस पर होते हैं और इनका क्या काम है, इनका काम है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इनका अक्सर पेपर में जो सवाल आता है ना वो इस हवाले से आता है कि एक तो इनका फंक्शन पूछ लेते हैं, दूसरा ये पूछ लेते हैं कि ये कहाँ पर होती हैं। तो ये बेसिकली होती हैं आपकी 3 जगहों पे, मेन 3 जगहों पे, स्मॉल इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर और एपिथेलियल लेयर ऑफ पीसीटी। पीसीटी जो किडनी में हमने पढ़ा है ना, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, वो पीसीटी। ठीक है, उसमें ये होती हैं। जो पीसीटी वाला क्वेश्चन है ना, ये आपका पेपर का सवाल है। ठीक है, यहाँ तक माइक्रोविलाए। माइक्रोविलाए का बेसिक फंक्शन ये है कि इसने एब्जॉर्प्शन करनी है। फिर जो दूसरा आपके पास स्पेशलाइज सेल आता है ना, वो आपके पास आता है सीलिया। अब सीलिया क्या है, सीलिया हेयर लाइक मोटाइल सेल्स होते हैं आपके पास, जिनका मेन काम ये होता है कि ये फ्री फ्लोइंग यानी ये मूवमेंट करते हैं। ठीक है, मूवमेंट करके ये क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, या ये डस्ट की ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, या ये फ्लूइड की करेंगे, या म्यूकस की करेंगे। ठीक है, इन्होंने बेसिकली ट्रांसपोर्ट करना है। अब सीलिया सीलिया थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा है समझने वाला। ठीक है, जो सीलिया होता है ना, इसने मूवमेंट करानी है। मूवमेंट के लिए आपको चाहिए एनर्जी। ठीक है, एनर्जी कहाँ से आती, कौन सा सेल होता है हमारा जो स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी होता है? कोई मुझे ये बता सकता है पावर हाउस ऑफ एनर्जी या पावर हाउस ऑफ द सेल कौन सी ऑर्गेनेली होती है? विच ऑर्गेनेली इज पावर हाउस ऑफ द सेल? हाँ जी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये आपका पेपर का सवाल है कि सिलिया ने बेसिकली करानी है मूवमेंट। तो जो एपेक्स ऑफ सिलिया होती है, इसमें हाईएस्ट अमाउंट होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी जनरेट करेगा तो मूवमेंट होगी, एनर्जी आएगी और मूवमेंट होगी। तो ये पेपर का सवाल है कि हाईएस्ट अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट एट एपिकल लेयर ऑफ सिलिया। ठीक है, यही स्टेटमेंट इसी तरीके से प्रॉपर आती है कि एपिकल लेयर ऑफ सिलिया पे सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होती है। उसकी लॉजिक क्या होती है कि जी इस माइटोकॉन्ड्रिया ने ना बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करनी है। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि सीलिया में एक चीज़ होती है एक्सोनीम। ये एक्सोनीम क्या होती है, ये होता है बंडल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। जब हमने सेल किया था ना, हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का क्या काम है, स्ट्रक्चर मेंटेन करना। अब सीलिया ठीक है, मूवमेंट कराता है, फ्री फ्लोइंग है, लेकिन उसको ना स्ट्रक्चर भी अपना मेंटेन करना है। तो उसकी जो माइक्रोट्यूब्यूल है ना, उसका नाम है एक्सोनीम। ठीक है, ये एक्सोनीम क्या करती है, इसकी एक सिलरी आर्म होती है डायनिन। ये डायनिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायनिन जो होता है ना, अगर ये एब्सेंट हो जाए ना तो हमारे पास एक सिंड्रोम आता है जिसको कहते हैं कार्टर जेनर सिंड्रोम। ये डायनिन बेसिकली सिलिया का स्ट्रक्चर मेंटेन करता है और इसी डायनिन में एटीपीएज होता है। एटीपीएज क्या होता है, एटीपीएज एक एंजाइम होता है। ठीक है, जो एटीपी की ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये बेसिकली सीलिया के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक्सोनिम याद रखना है कि डायनिन में एटीपीएज होता है और माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज़्यादा सीलिया में होती है। बेशक आप अपनी बुक पे ये एमसीक्यू पॉइंट्स मार्क करते जाओ। फिर आ जाता है कि अब ये एक्सोनिम अरेंज होता है इनटू 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स, यानी 999 करके ना ये माइक्रोट्यूब्यूल्स पड़े होते हैं।
ठीक है, इन सीलिया का क्या फंक्शन है, ये आपके पास होती हैं मूवमेंट के लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस के लिए। तो ये कहाँ पर होंगी, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में होंगी, या फिर ये होंगी यूट्राइन ट्यूब और यूट्रस की एपिथेलियम में। यूट्राइन ट्यूब इज ऑल्सो योर फेलोपियन ट्यूब, वहाँ से ये एग को ट्रांसपोर्ट करती हैं टू द मिड लाइन ऑफ द यूट्रस। ठीक है, अब हम बेसिकली कर लेते हैं एक सिंड्रोम विच इज कार्टर जेनर सिंड्रोम। अब कार्टर जेनर सिंड्रोम बेसिकली क्या है, कार्टर जेनर सिंड्रोम जो है वो एक सिंड्रोम है जिसमें एक जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है कि जो सिलिया की ये जो डाइनिन आर्म होती है ना, ये डिफेक्टिव होती है। ठीक है, इसमें एब्सेंस हो जाती है या ये इरेगुलर हो जाती हैं। इनकी इरेगुलरिटी की वजह से ना सिलिया जो होते हैं ना वो सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पाते। जब वो सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएंगे, अब जाहिर है सिलिया आपके रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में, तो रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शंस, क्रॉनिक साइनसाइटिस ईयर्स में होते हैं। ठीक है, ग्लू ईयर हो जाएगा, रिनाइटिस हो जाएगा, ब्रोंकिएक्टेसिस हो जाएगा। इसका एक बहुत क्लासिक सा ट्रायड है, ब्रोंकिएक्टेसिस, डेक्स्ट्रोकार्डिया एंड साइनसाइटिस। ठीक है, ये कार्टर जेनर सिंड्रोम जो है ना, ये अक्सर पेपर में आ जाता है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीलिया के एमसीक्यू पॉइंट्स में एक दफ़ा रिवाइज करा देती हूँ। सीलिया के एमसीक्यू पॉइंट्स में है, एपिकल लेयर में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसके जो डाइनिन होता है उसमें एटीपीएज एक्टिविटी होती है। डाइनिन एब्सेंट हो तो कार्टर जेनर सिंड्रोम हो जाता है। और सीलिया की लोकेशन वाइज ना अक्सर वो आपसे पूछ लेते हैं फेलोपियन ट्यूब्स का, तो फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर हमारे पास सीलिया होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास चीज़ आती है वो आपके पास आती है फ्लैजेला। अब फ्लैजेला क्या है, फ्लैजेला भी एक लॉन्ग मोटाइल विप लाइक सेल है। ठीक है, इसका क्या फंक्शन है, इसका ये फंक्शन है कि ये मूवमेंट करवाता है सेल की। कोई भी हमारे पास जो सेल होता है ना बेसिक, उसकी मूवमेंट के लिए आपको फ्लैजेलम चाहिए होता है। जैसे जो सिलिया होता है ना, सिलिया अपनी जगह पे रह के मूव कराता है, एक विप लाइक एक्शन करता है। ठीक है, लेकिन अपनी जगह पर, यहाँ से अटैच होता है, इधर से मूवमेंट करवाएगा, और ये डिफरेंट सिलिया जो है ना, ये एक चीज़ को दूसरी जगह से ट्रांसपोर्ट करेंगे। फ्लैजेला का ये है कि फ्लैजेला जो होता है ना, वो बेसिकली क्या करता है, वो मूवमेंट करवाता है एंड तक, तो वो पूरे के पूरे सेल की मूवमेंट करवाएगा आगे। दैट इज कॉल्ड फ्लैजेला। ठीक है, फ्लैजेला इज लॉन्ग मोटाइल विप लाइक प्रोजेक्शन फ्रॉम अ सेल। और बेसिक जो सेल सबसे कॉमन है जिसमें आपके फ्लैजेला होते हैं, दैट इज स्पर्म सेल। ठीक है, क्योंकि स्पर्म सेल ने मूवमेंट करनी है, उसको सबसे ज़्यादा लोकोमोशन की ज़रूरत है, तो फ्लैजेला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पर्म सेल्स। फ्लैजेला के हवाले से ना ज़्यादातर आपको उसके स्पर्म सेल्स का ही आता है या उसकी मूवमेंट का आता है। अब एक और चीज़ आपके पास आ जाती है, लास्ट जो आपका स्पेशलाइज सेल होता है ना, वो होता है स्टीरियोसीलिया। अब इसका नाम बेशक स्टीरियोसीलिया है, ठीक है, लेकिन इट इज़ नॉट एन एक्चुअल स्टीलिया। ठीक है, या इट इज़ नॉट अ सीलिया लाइक सेल, तभी इसका नाम है स्टीरियोसीलिया, यानी इट इज़ अ स्टीरियोटाइप ऑफ द नॉर्मल सीलिया, बट ये सीलिया नहीं होता। इनफैक्ट ये होता है माइक्रोविलाय, लेकिन आम माइक्रोविलाय से लॉन्गर होता है, तो ये एक सीलिया लाइक अपीयरेंस देता है। हम पढ़ रहे हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में पहले तो मैंने आप लोगों को ये बताया है कि आप लोगों ने जो थ्योरी बुक फॉलो करनी है वो नसीम शहजाद करनी है या फास्ट एड कर लो, फर्स्ट एड नहीं, फास्ट एड। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि इसके जो पॉइंट्स याद करने हैं वो डबल ए के नोट से करने हैं। अब सबसे पहले हमने सेल से स्टार्ट किया था, सेल्स में हमने माइक्रोविलाय, सीलिया और फ्लैजेला कर लिया है। अब हम स्टीरियोसीलिया कर रहे हैं। स्टीरियोसीलिया क्या है, आपके पास स्पेशलाइज माइक्रोविलाय हैं जो देखने में सीलिया की तरह लगते हैं, इसलिए उन्हें स्टीरियोसीलिया कहते हैं। ठीक है, इनका मेन फंक्शन क्या होता है, इनके ऊपर होते हैं मैकेनो सेंसर्स।
जो कि सेंस करते हैं फ्लूइड मोशन को। इसलिए ये कहाँ पर होते हैं, ये आपके न्यूरो एपिथीलियम में होते हैं, टेस्ट बड्स में होते हैं और इंटरनल ईयर में होते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, ये मोशन को ना, अब कोई भी मोशन है, सपोज एयर पास की है, ठीक है, अब आपने किसी किसी के कान में मतलब ऐसे जैसे एयर पास की है, ठीक है, तो एक इरिटेशन सी होती है ना, तो बेसिकली ये उस मोशन को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, इनटू स्पेसिफिक सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कह लो या केमिकल सिग्नल्स कह लो, जिस जगह को जो सिग्नल्स चाहिए ना, वहाँ के ये सिग्नल्स को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इनकी लोकेशन वाइज इंपॉर्टेंट है, इनर ईयर में ये होते हैं और ये आपके एपिडिडिमस में होते हैं। एपिडिडिमस में अब इनका क्या फंक्शन है, एपिडिडिमस में इनका ये फंक्शन है कि ये एक्सेस फ्लूइड को एब्जॉर्ब करते हैं और स्पर्म्स को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, यानी थिक करते हैं, ठीक है। यहाँ तक हम हमारे सारे स्पेशलाइज सेल्स कर चुके हैं। किसी को अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें। चार स्पेशलाइज सेल्स अभी तक हमने किए हैं, माइक्रोविलाई किए हैं हमने, हमने फ्लैजेला किया है, सिलिया किया है और स्टीरियोसिलिया किया है, ठीक है। माइक्रोविलाई और सिलिया का मैं बता देती हूँ। माइक्रोविलाई का मैंने बताया है कि मेन फंक्शन है एब्जॉर्प्शन का। आपकी इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर और किडनी की पीसीटी में ये होते हैं, जिसमें से किडनी की जो पीसीटी है ना, ये एमसीक्यू आता है, ठीक है। दूसरा है सीलिया का, तो सीलिया आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सीलिया में ना ये है कि सीलिया कराता है मूवमेंट और ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये, और ये मूवमेंट करवाते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो एपिकल लेयर है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। इसका स्ट्रक्चर बनता है डाइनिन से। डाइनिन एक प्रोटीन है। वो जो डाइनिन होता है ना, उसके अंदर एटीपीएज होता है। एटीपीएज बेसिकली एंजाइम होता है, ठीक है, जो एटीपी की ब्रेक डाउन करवाता है। अगर ये डाइनिन नहीं होता या डिफेक्टिव होता है तो फिर आपके पास एक सिंड्रोम आता है जिसको हम कहते हैं कार्टा जेनर सिंड्रोम। इस सिंड्रोम में क्या होता है कि सिलिया डिफेक्टिव होता है तो ब्रोंकिएक्टेसिस, साइनसाइटिस और डेक्स्ट्रोकार्डिया होता है। चौथा जो क्वेश्चन सीलिया का इंपॉर्टेंट होता है वो होता है एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ यूट्राइन ट्यूब्स, यूट्रस और रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में ये होता है। इसमें से जो यूट्राइन ट्यूब्स है ना, यानी आपकी फेलोपियन ट्यूब्स, वो इम्पॉर्टेंट है। चार चीज़ें हैं कि सीलिया की एपिकल लेयर में माइटोकॉन्ड्रिया है, डाइनिन में एटीपीएज एक्टिविटी है, कार्टर जेनर सिंड्रोम इटसेल्फ एक पेपर का सवाल है, और यूट्राइन ट्यूब और यूट्रस पेपर का सवाल है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एंड आर्टरीज पे। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ आती है वो एंड आर्टरीज है। एंड आर्टरीज बेसिकली क्या होती हैं, एंड आर्टरीज होती हैं आपकी स्मॉल वेसल्स जो कि एंड पे किस मतलब एक आर्टरी चल रही है, उसके बाद आर्टीरियोल चल रही है, फिर कैपिलरी चल रही है, उसके बाद जो एंड वाला एक स्ट्रक्चर होता है ना, जो कहीं एनास्टोमोसिस नहीं बनाता, किसी के साथ जिसकी सर्कुलेशन जाके नहीं मिलती, वो एंड आर्टरीज हैं। एंड आर्टरीज आर बेसिकली आर्टरीज विच सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू एनी टिश्यू विदाउट एनी कंट्रीब्यूशन। उसको कोई और आर्टरी जो है वो ब्लड नहीं दे रही, वो किसी से ब्लड ले नहीं रही, ठीक है, और वो टर्मिनल आर्टरी है। ये होती हैं एंड आर्टरीज। कोई एनास्टोमोसिस नहीं बनाती और ये अपने आप ही टिश्यू को ब्लड सप्लाई करती हैं, कहीं से हेल्प नहीं लेती, ठीक है। दो टाइप की एंड आर्टरीज होती हैं, एक एनाटॉमिकल होती है, एक फंक्शनल होती है। जो एनाटॉमिकल एंड आर्टरी है ना, वो वेसल है जिसकी टर्मिनल ब्रांचेस एनास्टोमोसिस नहीं करती, ठीक है। और जो फंक्शनल है ना, वो होती हैं जिनकी टर्मिनल ब्रांचेस बेशक एनास्टोमोसिस बना ले, लेकिन वो इतना सफिशिएंट एनास्टोमोसिस नहीं होता। एंड आर्टरीज के हवाले से कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको दे दिया है। बेसिकली यूँ समझ लो कि एक अकेली चीज़ है और उसी ने सारा बर्डन उठाया हुआ है पूरे ऑर्गन का, ठीक है। उस आर्टरी को कहेंगे एंड आर्टरी, कि जो अपना खुद का उसका ओरिजिन है, खुद का एंड है और वो कहीं से सप्लाई नहीं ले रही, ठीक है। इसका आपके पास पेपर में ना इम्पॉर्टेंट है ऑर्डर, यानी ये कहाँ पर होती है।
ये आपके पास होती है रेटिना में, स्प्लीन में और हार्ट में। और पेपर में भी अगर आपको एमसीक्यू आता है तो आपने यही ऑर्डर प्रेफर करना है। कई दफ़ा क्या होता है सीपीएसपी आपको एक से ज़्यादा भी सही ऑप्शंस दे देता है, ठीक है। तो उस केस में आपने क्या करना है, आपने यही ऑर्डर फॉलो करना है, पहले रेटिना, फिर स्प्लीन एंड फिर हार्ट। यानी सबसे ज़्यादा जो एंड आर्टरीज आपकी प्रेजेंट होती हैं वो आपकी रेटिना में होती हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं टुवर्ड्स एपिथेलियम। अब यहाँ तक हमने ना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की है, मैंने आपको हर चीज़ में से ना इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बता दिए हैं। लेकिन ये जो आपकी एपिथेलियम है ना, आप यही मेन आप कह लो कि अगर आपने हिस्टोलॉजी में से किसी चीज़ का निचोड़ निकालना है ना तो वो आपकी एपिथेलियम है, ठीक है। सीपीएसपी में अक्सर पेपर में एटलीस्ट लाजमी एक या दो सवाल तो ऐसे आते ही हैं कि जिसमें वो आपसे पूछते हैं कि ये वाली जगह इसकी कौन सी एपिथेलियम है, ये वाली जगह, हाँ ये याद नहीं होते। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों को ना निमोनिक्स भेज दूं एपिथेलियम के, लेकिन बेस्ट जगह जहां से आपने ये याद करने हैं ना छोटे से छोटा करके, वो है डबल ए। डबल ए या आतिफ अफजल की क्विक हिंट्स होती हैं, वहाँ से ये याद करने हैं। और ऐसे नहीं करो कि ये एक ही दिन में आप कोशिश करो कि जी हमारी सारी हिस्टोलॉजी आज ही हो जाए। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, मिक्स भी हो जाती है। रोज़ के 5 या 10 पॉइंट्स ऐसे ले लो। नहीं, मैंने अभी एपिथेलियम पढ़ाया नहीं है, अभी मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। अभी मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से याद करना है। रोज़ के 5 या 10 पॉइंट्स, प्रेफरेबली 5 एपिथेलियम के पॉइंट्स याद कर लो कि इस जगह पे ये एपिथेलियम है, इस जगह पे ये एपिथेलियम है। एक तो ट्रिक ये है कि ये जो स्क्वेमस एपिथेलियम होती है ना, ये बॉडी में हर उस जगह होती है जहाँ पर एब्जॉर्प्शन का काम होता है या एक्सचेंज का काम होता है। जैसे लंग्स है ना, एक्सचेंज का काम है ना, वहाँ स्क्वेमस एपिथेलियम है, ठीक है। तो इस तरीके से आप 5-5 करके याद करोगे तो एंड तक आपको याद भी हो जाएगा और भूलेगा भी नहीं। और याद करो डबल ए से, क्योंकि वो एमसीक्यू पॉइंट्स हैं, वही आपके अक्सर रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। एपिथेलियम बहुत इंपॉर्टेंट है, एपिथेलियम को स्किप नहीं करना, हिस्टोलॉजी में से यही आता है और अक्सर ये रिपीट आता है। नया एपिथेलियम बहुत रेयर होता है कि वो स्पेसिफिकली किसी जगह का नया एपिथेलियम आपसे पूछें, ठीक है। अब हम एपिथेलियम स्टार्ट करेंगे। एपिथेलियम बेसिकली क्या है, थिन टिश्यू है जो आउटर लेयर बनाता है बॉडी की सरफेसेस की, ठीक है। कोई भी बॉडी की सरफेस होगी तो उसकी आउटर लेयर जो होगी ना, सबसे ऊपर वाली लेयर, वो एपिथेलियम है। और ये बनती है एक्टोडर्म और एंडोडर्म से। अब इसमें दो टाइप्स होती हैं। एक आपके पास एपिथेलियम आ जाती है सिंपल एपिथेलियम, और एक आपके पास आ जाती है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। जो सिंपल एपिथेलियम है ना आपकी, वो होती है सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। ये सवाल आ जाता होता है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स यानी ऐसे 1 2 3 4 करके सिंगल लेयर जो होती है वो सिंपल एपिथेलियम होती है। और जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होती है ना, वो होती है एक से ज़्यादा लेयर्स, ठीक है। यानी पहले एक कॉलम बना है, उसके ऊपर एक और कॉलम बन जाएगा, फिर उसके ऊपर एक और कॉलम बन जाएगा। अब इसमें एक और स्पेशल चीज़ आती है, वो है सूडो स्ट्रेटिफाइड लेयर। सूडो स्ट्रेटिफाइड लेयर का पेपर में सवाल आ जाता है कि सूडो स्ट्रेटिफाइड लेयर के सारे सेल्स किस तरह अरेंज होते हैं। किसी को अगर ये एमसीक्यू याद है तो कोई मुझे बता सकता है कि सूडो स्ट्रेटिफाइड लेयर के सारे सेल्स डू दे टच द बेसमेंट मेम्ब्रेन और नॉट? अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि सेल्स ऑफ सूडो स्ट्रेटिफाइड लेयर टच द बेसमेंट मेम्ब्रेन और नॉट, हाँ जी। अब इसका मतलब क्या है, ये जो एमसीक्यू है इसका मतलब ये है कि जो आपकी सूडो स्ट्रेटिफाइड होती है ना, सूडो मीन्स फॉल्स। फॉल्स का क्या मतलब है कि इसमें होती तो बहुत ज़्यादा लेयर्स हैं, लेकिन वो इस तरह अटैच होती हैं कि फ़र्ज़ करो ये एक लेयर है, ठीक है, और इसके बाद एक और लेयर है सेल की जो इसके ऊपर है, लेकिन वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को भी टच कर रही है।
तो आपको ऐसे लगता है कि ये 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स हैं, लेकिन वो टच सारे बेसमेंट मेम्ब्रेन से होते हैं, इसलिए हम उसको कहते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड लेयर। ठीक है। एपिथीलियम की 3 ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, सिंपल, स्ट्रेटिफाइड और सूडो स्ट्रेटिफाइड। तीनों की डेफिनेशन पेपर में आ जाती होती है। अब आ जाते हैं सिंपल की डिवीजन पर। तो सिंपल में आपके पास आती है सिंपल स्क्वेमस, सिंपल कोलमनर और सिंपल क्यूबॉइडल। ठीक है, ये उसकी शेप के ऊपर है। जो स्क्वेमस होते हैं वो डायमंड लाइक फ्लैट होते हैं, जो क्यूबॉइडल होते हैं वो क्यूब शेप होते हैं, और कोलमनर कॉलम शेप होते हैं। लोकेशन वाइज इसका ये है कि जो सेल्स होते हैं सिंपल कोलमनर में, उनमें टाइट जंक्शन होती हैं, वो आपकी जीआईटी, गॉल ब्लैडर, यूट्रस में होते हैं। ठीक है, कोरॉइड प्लेक्सस में होते हैं और एंडो सर्विक्स में होते हैं। ये जो एंडो सर्विक्स वाला है ना, एंडो सर्विक्स जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, ये भी पेपर में आ जाता होता है। ठीक है। उसके बाद जो सिंपल स्क्वेमस होते हैं ना, वो आपके फ्लैट सेल्स होते हैं। वो आ जाते हैं एंडोथीलियम में, हार्ट में, ब्लड वेसल्स में, मीजोथीलियम में, यानी मैंने बताया ना जहाँ जहाँ गैस एक्सचेंज हो रहा है या कोई भी सब्सटेंस एक्सचेंज हो रही है ना, वहाँ आपका सिंपल स्क्वेमस है। जैसे एल्वियोलाई, हार्ट की ब्लड वेसल्स में भी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आरबीसीज एक्सचेंज होते हैं ना, तो ब्लड वेसल्स में, ठीक है, एल्वियोलाई में, पेरिटोनियल और प्लूरल कैविटीज में, इन सब में स्क्वेमस एपिथेलियम है। फिर आ जाती है सिंपल क्यूबॉइडल। सिंपल क्यूबॉइडल है ओवरी में, ठीक है, स्मॉल डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स में और डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स में। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? ये याद आपने डबल ए से करने हैं। आई विल ट्राई कि मैं आपको इनके कोई निमोनिक्स भेज दूं जिससे ये थोड़ा सा इजी हो जाए। उसके बाद आपके पास आ जाती है सूडो स्ट्रेटिफाइड। जो सूडो स्ट्रेटिफाइड है ना, उसमें सूडो स्ट्रेटिफाइड कलमनर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडो स्ट्रेटिफाइड कलमनर में होते हैं आपके स्टीरियोसीलिया, भी कई दफ़ा इसमें ऐड हो जाते हैं। स्टीरियोसीलिया हमने पढ़ लिया है कि स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, उसमें आपके पास रिसेप्टर्स होते हैं। वो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, वो मूवमेंट को ट्रांसमिट करते हैं इनटू सेंसर्स, किसी भी फॉर्म में, जिस फॉर्म में भी उस ऑर्गन को उसकी ज़रूरत है। ठीक है। इसके सूडो स्ट्रेटिफाइड के अब एमसीक्यू सुन लो। सारे सेल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्ट करते हैं, जितनी मर्जी लेयर दो। सिंगल लेयर होती है, लेकिन वो इस तरीके से अरेंज होती है कि ऐसे लगता है कि ये ऊपर नीचे है। ये होते कहाँ है? तो इसका एक निमोनिक है, सूडो स्ट्रेटिफाइड का एक निमोनिक है आपके पास, विच इज पीटीसीएल। व्हाट इज पीटीसीएल? पीटीसीएल इज पल्मोनरी ब्रोंकाई, प्रोस्टेट, फेरेंजियल टॉन्सिल्स, ठीक है, या फिर डक्टस डेफरेंस, ट्रेकिया, सिलिएटेड कैविटी और लेरिंक्स। ये पीटीसीएल निमोनिक आपकी नसीम शहजाद में लिखा हुआ है, ये इसकी लोकेशन है। जितने पी से स्ट्रक्चर्स है ना, पल्मोनरी ब्रोंकाई, प्रोस्टेट, फेरिंक्स, वो, टी से ट्रेकिया, सी से सिलिएटेड कैविटी नोज, और एल से लेरिंक्स। ठीक है, यहाँ तक हमने एपिथीलियम भी कर लिया है। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लो, अदरवाइज ये कहाँ से पढ़ना है ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। याद करने के लिए मैंने आपको ये बताया है कि रोज के ना 5 पॉइंट्स याद करो और उसको ग्रुप में भेज दो। ठीक है, डबल ए में ये लिखा हुए हैं इसके पॉइंट्स। हर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, सारी बॉडी की एपिथेलियम के नहीं लिखे हुए सेल, कुछ कुछ के ही लिखे हुए हैं। उसमें से भी इम्पोर्टेंट जो रिपीट हुई हैं वो लाजमी याद करनी है। ये ऑप्शन ही नहीं है कि इनको छोड़ा जाए। उसमें सिर्फ ये है कि आप रोज के 5 याद करो तो एंड तक आपको याद हो जाएंगे। पीटीसीएल निमोनिक है। पी से आपके जितने स्ट्रक्चर्स बनते हैं ना, वो सारे पल्मोनरी ब्रोंकाई, हाँ जी, इसकी इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी इंशाल्लाह। पल्मोनरी ब्रोंकाई, प्रोस्टेट, फेरेंजियल टॉन्सिल्स, डक्टस डेफरेंस, ठीक है, टी से ट्रेकिया, सी से सिलिएटेड कैविटी, एल से लैरिंक्स।
पल्मोनरी ब्रोंकाई, प्रोस्टेट, फेरिंक्स, ट्रेकिया, सिलिया, लैरिंक्स। ये है पीटीसीएल निमोनिक। ये वो सारी जगह हैं जहाँ पे आपकी सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम होती है। ठीक है, एपिथीलियम अब हमने कर ली है। अब हम कर रहे हैं कोलेजन। कोलेजन बेसिकली क्या है? कोलेजन आपके पास एक अबंडेंट प्रोटीन है बॉडी में, जो कि बॉडी के बनाता है स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इसका क्या काम है कि ये बेसिकली क्या करता है, डिफरेंट टाइप के कोलेजन होते हैं, ये आपकी वूंड हीलिंग में काम करता है, बॉडी के स्ट्रक्चर्स की स्ट्रेंथ में काम करता है। सबसे पहले तो आ जाते हैं इसके स्टिम्युलेटर्स। स्टिम्युलेटर्स होते हैं वो चीज़ें जो कोलेजन रिलीज करवाती हैं। इसमें आपके पास आ जाती हैं तीन चीज़ें। ठीक है, तीन चीज़ें हैं जो आपकी कोलेजन स्टिम्युलेटर हैं, दैट इज टीएसटी, थायरॉक्सिन, सोमेटोट्रोफिन, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये प्रमोट कराती हैं कोलेजन ग्रोथ। थायरॉक्सिन, सोमेटोट्रोफिन, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, उसके बाद इनहिबिट कराने वाली जो चीजें हैं वो है कॉर्टिसोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन और एस्ट्राडायोल। ठीक है, कॉर्टिसोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन और एस्ट्राडायोल इनहिबिटर्स हैं। थायरॉक्सिन, सोमेटोट्रोफिन, टेस्टोस्टेरोन जो हैं वो स्टिमुलेटर्स हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाते हैं टाइप्स ऑफ कोलेजन। तो बेसिकली आपकी बॉडी में होते हैं 4 टाइप के कोलेजन। इनमें से अक्सर सवाल आते हैं। ठीक है, टाइप 1 सबसे ज़्यादा अबंडेंट है, ये आपका एमसीक्यू सवाल है। मोस्ट अबंडेंट कोलेजन इन द बॉडी इज टाइप 1 कोलेजन। ठीक है, इसका बेसिक फंक्शन क्या है? वूंड को स्ट्रेंथ देना। ठीक है, ये क्या करता है? टाइप 1 जो है वो वूंड को स्ट्रेंथ देता है और वूंड की रीमॉडलिंग कराता है। इस अब ये कहाँ कहाँ होता है? ये आपके पास होता है बोन में, स्किन में, टेंडन में, कॉर्निया में। अब कोई मुझे बता सकता है टाइप 1 कोलेजन जो होता है वो अर्ली वूंड हीलिंग कराता है या लेट वूंड हीलिंग? ये पेपर का सवाल है। मोस्ट अबंडेंट और वूंड हीलिंग के हवाले से अर्ली या लेट? हाँ जी, लेट वूंड हीलिंग। टाइप 1 कोलेजन आपकी लेट वूंड हीलिंग कराता है, ये आपका पेपर का क्वेश्चन है। फिर आ जाओ टाइप 2 पे। जो टाइप 2 है ना वो है फिब्रिलर कोलेजन। ये होता है आपके कार्टिलेजेस में, इलास्टिक कार्टिलेज में, हाइलिन कार्टिलेज में, न्यूक्लियस पल्पोसस में, या आई में होती है विट्रस बॉडी, वहां पर होता है ये। ठीक है, टाइप 2 बेसिकली ज़्यादातर कार्टिलेजेस में मिलता है। फिर आता है टाइप 3। टाइप 3 जो होता है ना वो आपके इमेच्योर टिश्यू में होता है। इमेच्योर टिश्यू होता है जो अभी बन रहा होता है। टाइप 3 कोलेजन ना आपकी कराता है, हाँ जी, टाइप 1 स्ट्रेंथ कराता है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कोलेजन जो है वो टाइप 1 कोलेजन है। ये एमसीक्यू आता है। मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ कोलेजन जो होता है, जो स्ट्रेंथ देता है ना टिश्यू को, वो आता है टाइप 1। सबसे अबंडेंट टाइप 1 है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप 1 है और लेट वूंड हीलिंग टाइप 1 कराता है। टाइप 3 इमेच्योर टिश्यू में होता है, अर्ली वूंड हीलिंग कराता है। हाँ जी, टाइप 3 अर्ली वूंड हीलिंग कराएगा, ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन है। और क्योंकि ये अर्ली वूंड हीलिंग करा रहे हैं, नए नए टिश्यू में बन रहा है ना, तो इसलिए ये इमेच्योर टिश्यू में प्रेजेंट होता है। इसका ये जो इमेच्योर टिश्यू है ना, ये मतलब ही ये है कि ये अर्ली वूंड हीलिंग करा रहा है। अब ये कहाँ कहाँ होता है? ये आपके पास फाइब्रस कार्टिलेज में होता है। ग्रैनुलेशन टिश्यू होता है जो वूंड में बनता है। ठीक है, अर्ली स्कार, रेटिकुलर फाइबर्स ऑफ लिवर एंड स्प्लीन में होता है। ठीक है, लार्ज वेसल्स में होता है। जब आपका किलॉइड बनता है ना, तो किलॉइड भी बनता है टाइप 3 कोलेजन से। ये एमसीक्यू है। ठीक है, किलॉइड फॉर्मेशन का अक्सर एमसीक्यू आ जाता है। फिर ये होता है यूट्रस और फीटल टिश्यू में। अब लास्टली आपके पास आता है टाइप 4 कोलेजन। जो टाइप 4 कोलेजन होता है ना वो होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन्स में, बेसल लेमिना में या एपिथीलियम में। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है कि इसका फंक्शन भी यही होता है कि ये एपिथीलियम में होता है, ये एपिथीलियल स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है।
ठीक है, यहाँ तक सबको बेसिक समझ में आ गया कि कोलेजन्स क्या होते हैं। कोलेजन बेसिकली एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है जो आपके टिश्यूज, एपिथेलियम और कार्टिलेज में होता है। ठीक है, अब एक चीज है कि जो आपकी लेमिना डेंसा होती है ना, ठीक है, बोमेन स्पेस में हमारी किडनी होती है, किडनी के अंदर बोमेन स्पेस होती है, उस बोमेन स्पेस की लेमिना होती है, 2 लेमिना होती हैं, ये समझना है, ये इस साल सवाल आया हुआ है पेपर में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बड़े आराम से समझना है, गौर से। हमारी किडनी की बोमेन स्पेस होती है, उस बोमेन स्पेस की लेमिना होती है। ठीक है, एक होती है लेमिना रारा, ठीक है, और दूसरी होती है लेमिना डेंसा, यानी अंदर और बाहर वाली लेयर्स कर लो। जो आपकी लेमिना रारा होती है ना, उसके अंदर होता है हेपरिन सल्फेट, जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है और वो प्रोटीन को अंदर नहीं आने देता। ठीक है, यानी किसी नेगेटिव सब्सटेंस को अंदर नहीं आने देता, पॉजिटिव सब्सटेंसेस को आने देता है। ये इस साल पेपर में रिपीट हुआ था और ये 2 दफ़ा रिपीट हुआ है, यानी एक, कई दफ़ा होता है ना एक ही एमसीक्यू 2 दफ़ा आ जाता है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट था कि ये 2 दफ़ा आया है पेपर में। ठीक है, लेमिना रारा के अंदर होता है हेपरिन सल्फेट, नेचुरली अकरिंग चीज़ है ये, और इसका नेगेटिव चार्ज होता है। दूसरा लेमिना डेंसा होता है जिसके अंदर टाइप 4 कोलेजन होता है। ठीक है, और ये एक सिलेक्टिव मैक्रोमोलिकुलर फिल्टर है। क्यों हमने इसको यहाँ पे रिलेट किया है कि किडनी की बोमेन स्पेस है, बोमेन स्पेस की 2 लेयर्स हैं, एक लेयर के अंदर हेपरिन सल्फेट है, दूसरी लेयर के अंदर आपके पास टाइप 4 कोलेजन है। समझ आ गई है सबको इस पॉइंट की? किसी को इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है?